तो एट 24 आपने 7 करोड़ के नुकसान से शुरू किया था। आई वांट टू नो योर जर्नी कि क्या हुआ था उस टाइम। मैं नेटवर्क जो है हम लोग कब तक काम करेंगे ना, मनी नेटवर्क भी होना चाहिए। 80% आप देखोगे स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी कहाँ से आता है, तो 80% रीजन उसका मनी है। अभी मैं आपको पूछूं, मैं आपको कि आपके अकाउंट में मैंने अभी 100 करोड़ डाल दिए, तो कल से आप क्या करोगे? सो ब्लैंक। आपका मेन एम है कमाना। और सबसे पहले हम लोग क्यों कमाते हैं कि मेरा फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सो मेरा रोटी कपड़ा मकान जो है, और एक और ऐड हो गया है वाईफाई तो उसके लिए मुझे कमाना है, तो वो मेरा फुलफिल हो गया। तो नेक्स्ट नीड आता है सेफ्टी नीड। तो अभी मुझे सेफ्टी करना है, तो मेरा बच्चों का एजुकेशन मुझे सेव करना है, उसके बाद उसका शादी को मुझे पैसे के लिए मुझे एक्यूमुलेशन चाहिए वो करना है, और उसके बाद मेरा रिटायरमेंट। तो आज़ादी कहाँ मिली? तो 250 साल हम लोग ने अंग्रेजों की गुलामी की, तो आज भी डीएनए में गुलामी ही है। आज हम लोग गुलामी किसकी कर रहे हैं? तो कि पैसों की। तो अभी 20% क्या बचे? तो कि रिश्ते बचे। और हर रिश्ता क्या कहता है? मुझे समय चाहिए। और मैं आपके सभी व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग यू, आज ही डिक्लेयर करो योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डे। मनी के साथ आपका रिश्ता बन गया, जो एक मेरा बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, कि जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि भाई यू हैव अ स्माइलिंग मनी और यू हैव अ क्राइंग मनी। दूसरा है आई डू नॉट शेयर अ ग्रेट रिलेशनशिप विद मनी। तो मनी के साथ ऑलवेज मेरा यही है, मेरे पास पैसा रुकता नहीं है, पैसा तो अच्छी तरीके से आता है लेकिन वापस चला जाता है। तो आई वांट टू नो कि रिस्क मैनेजमेंट का अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए एक इंडिविजुअल का। कि एक बंदा है 25 साल का है, अभी महीने के 50,000 रुपये कमा रहा है, अभी इस इंसान को किस तरीके से अपने लाइफ में फ्यूचर के रिस्क और करंट रिस्क को मैनेज करने की शुरुआत करनी चाहिए? तो अभी थंब रूल क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में? तो 100 माइनस योर एज इज इक्वल टू रिस्क। हाँ, आपका 74% रिस्क लो, 26% सेफ के लो। तो सर लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स। यू आर अ वेरी एक्सपर्ट। तो मुझे म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिर्फ वो एड्स देखा है कि म्यूचुअल फंड सही है। अब कितना सही वो सर आप बताइए कि क्या होता है, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड? सो म्यूचुअल फंड क्या होता है? जैसे आज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। समझो यहाँ से आपको मुंबई आना है, तो मुंबई आप खुद का चार्टर प्लेन करके आओगे? अभी तो नहीं। अभी तो नहीं। हाँ। लेकिन आप एक टिकट लेके आ सकते हो। हाँ। इंडिगो में या कोई भी एयरलाइंस में आज आप एक टिकट लेके आते हो। तो वहाँ पे क्या हो गया कि आज समझो कि वहाँ पे टोटल समझो कि भाई आज टोटल करीबन 180 पैसेंजर है। तो 180 पैसेंजर ने अहमदाबाद से मुंबई जाने का टिकट लिया, और वहाँ पे एक पायलट जो है उसको हायर किया, और वो आपको मुंबई तक आपको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अभी चार्टर प्लेन करते तो आपको पूरा खुद को करना पड़ता, और खुद को खर्चा करना पड़ता, पायलट का हायर करना पड़ता, ये सब करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या किया? तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड काम करता है कि नंबर ऑफ पीपल्स, सो हमारे जैसे नंबर ऑफ पीपल्स ने आज उसमें इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में। तो वो कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, तो काफ़ी अच्छे फंड हाउसेस है, तो वो कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है। उसका एक स्कीम में मैंने इन्वेस्ट किया। वैसे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, और वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो पायलट है, जो हमें जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे हमें पहुँचाने का, वो फंड मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका होता है। तो वो रिसर्च स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करता है हमारे बिहाफ में, और ये सारा जो है वो सेबी गाइडलाइन पे चलता है। सब कुछ जो है वो गाइडलाइन पे चलता है। अभी आज का स्टेटिस्टिक देखेंगे तो अभी 65 लाख करोड़ का आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। ओके। 65 लाख करोड़। तो उसका आज इतना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। तो और ये इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो हो रहा है आज, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड का सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आज मुझे समझो नहीं तो प्लेन चलाना आ रहा है और ना ही मेरे पास प्लेन है, तो आज मैंने वो फंड मैनेजर को जो है वो एक्सपर्ट है, और उसमें मैंने पैसे दिए। और इसमें सबसे बड़ा ब्यूटी ये होता है कि मैं आज हर महीना इन्वेस्ट कर सकता हूँ।
तो हर महीना मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया थ्रू SIP। तो म्यूचुअल फंड के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है SIP, और SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो पुराने जमाने में देखे तो हम लोग बोलते थे रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब ये है फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट मेरे बैंक से विड्रॉ होगा और वो म्यूचुअल फंड में जाएगा। तो ये रिकरिंग हो गया। हाँ। तो हर महीना मेरे बैंक से निकलता जाएगा। तो उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, लमसम मैंने एक साथ डाल दिया, और दूसरा होता है SIP, मैंने हर महीना फिक्स कर दिया अकॉर्डिंग टू माई गोल। मेरे गोल के हिसाब से मैंने वो प्लान करना चालू किया। अभी समझो आप सोचते हो कि भाई मुझे प्लान करना है और मुझे समझो SIP करना है, तो आप आज ने फिक्स तो और आपने गोल बना दिया कि 5 साल के बाद मुझे जो है एक गाड़ी लेना है। अभी गाड़ी आप दो तरीके से ले सकते हो, EMI थ्रू या PMI थ्रू। अभी EMI क्या होता है, तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो आपने गाड़ी लिया और आपने बोला कि भाई मैं 5 साल तक का EMI दूंगा, 5 साल का टेन्योर है और मैं 5 साल भरूंगा। अभी कोई भी सर 10 लाख का गाड़ी आपको 13-14 लाख में गिरेगा, लेकिन मेरी फॉर्मूला से आपको 7 लाख में गिरेगा। ओके, समझाइए। ये तो मुझे अभी इंटरेस्ट है। सो आज समझो कि भाई मेरा आपने आज डिसाइड कर दिया, विजन बोर्ड बनाया, क्योंकि आप सभी लोग विजन बोर्ड हाँ, बनाते हो, ऐसा गोल को विजुलाइज करते हो। हाँ। तो विजन बोर्ड में आपने लिखा कि भाई मैं मुझे समझो कि भाई मुझे 2030 में गाड़ी लेना है। तो ये 5 साल के बाद का गोल हो गया। तो ये 2030 में मुझे गाड़ी लेना है। तो अभी 5 साल में क्या करूँगा कि गाड़ी का जो समझो कि भाई आज 10 लाख का आज कॉस्ट है, तो वो हिसाब से मेरा अमाउंट निकलेगा आज मुझे। तो मैं 6 से 7 लाख भरूंगा आज, समझो 7 लाख मैंने भरा, और 3 लाख मैंने इंटरेस्ट कमाया। ओके। और वही चीज को आप क्या करोगे, तो वही चीज को आप डबल पैसा दोगे विथ EMI। सो पहले मतलब गाड़ी लेनी है तो पहले से EMI यू के फॉर्म। प्लान, हाँ। यू प्लान, उसको PMI बोलते हैं, पर मंथ इन्वेस्टमेंट। ओके। तो वैसे ही सारे गोल बनेंगे। तो मेरे हर गोल का मैं पिगी बैंक बना सकता हूँ। तो मैंने मेरे बच्चों का एजुकेशन का पिगी बैंक बनाया, तो आज एजुकेशन फंड हो गए। अभी आज मेरी सेकंड जो चाइल्ड है, तो उसका मुझे एजुकेशन में एक्सपेंस नहीं हुआ, लेकिन वो आज साइकिलिस्ट है। तो अभी वो साइकिलिस्ट है, तो आपको सरप्राइज होगा, साइकिल को वो लोग बाइक बोलते हैं। मेरे टाइम पे तो एक हीरो करके साइकिल आता था जो काला सा होता था, और वो 600-700 रुपये का एक साइकिल आता था। आपको कोई अंदाज है उसका बाइक कितने का आता है? तो एक बाइक हमने लिया है उसका 24 लाख का। तो 24 लाख का साइकिल है। हाँ। कल एक साइकिल आया, सो उसको तो कौन सा अभी उसका रेस है जो नेशनल लेवल पे है, और वो नेशनल लेवल पे जीतेगी तो वो इंडियन टीम में आएगी। अभी वो कुछ करीबन 6 लाख का आया। तो अभी ये ज्यादा इंटरनेशनल में उसको पढ़ाई करने के लिए भेजता। हाँ। वो जो खर्चा हो रहा था, वो खर्चा यहाँ पे ये स्पोर्ट्स पे हो रहा है। अभी मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया होता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फंडिंग कैसे करता? फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ। टैलेंट है बच्चे में, लेकिन मेरे पास चेक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ। तो मैं उसको फंड कैसे करता? और मेजॉरिटी पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ये मेरे बस की नहीं है, बात नहीं है, ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि लोन भी नहीं मिल रहा है। हाँ, इस चीज़ों में नहीं मिलता। ऐसे भी आज आप जाने जाओगे कि भाई आज 50 लाख करोड़ का और मेरा आमदनी ही नहीं है। हाँ। हाँ। तो कैसे मिला? लेकिन मैंने उसका बचपन से लेके आज हम लोग ने ड्रॉप डाल के एक पिगी बैंक बनाया होता, तो बहुत बड़ा पिगी बैंक हो जाता। इंटरेस्टिंग। तो ये म्यूचुअल फंड ये काम करता है कि आपके हर सपनों को पूरा करने का कैपेसिटी रखता है। इसलिए मैंने बोला एम्बिशन को पूरा करना है थ्रू हाई ग्रोथ और ग्रोथ विद रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। तो इट कम विद रिस्क, ठीक है। हाँ। ओके, लेट्स से मैंने SIP शुरू करा। अभी एक आई थिंक इंटरनेट पे बहुत ही कॉमनली चलता है कि 15% पे 15 साल तक इन्वेस्ट करो, आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है। बराबर। तो पैसा जा कहाँ पे रहा है? मेरा पैसा वैसे ही काफ़ी लोग डाल रहे हैं, तो फंड मैनेज हम लोग दे रहे हैं कंपनी को, तो वो कंपनी क्या कर रही है उस पैसे का? सो फॉर एग्जाम्पल
मैं कोई कंपनी का नाम लेता हूँ, हाँ। लेकिन ये हम लोग एडवोकेट नहीं कर रहे, डिस्क्लेमर है, हाँ खाली एक समझाने के लिए हम हाँ। लोग बात कर रहे हैं। हाँ तो समझो कि भाई मैं आज कोई फंड लेता हूँ और वो फंड में मैंने इन्वेस्ट किया, तो समझो मैंने मोतीलाल ओसवाल का लिया और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में मैंने हाँ। इन्वेस्ट किया। अभी मिड कैप क्या होता है, तो मिड कैप 101 से लेके 250 तक का कंपनी होता है। नहीं समझा। हाँ। हाँ जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि भाई आज लार्ज कैप क्या होता है, हाँ। तो फर्स्ट 100 कंपनी हो गई। वैल्यूएशन की वजह हाँ, वैल्यूएशन वाइज। Okay. तो आप रिलायंस देखोगे तो ये हाँ। जो निफ्टी 50 होता है या जो भी होता है, हाँ। तो टॉप 100 कंपनीज हो गई। हाँ वो हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई आज वो लार्ज कैप है हाँ। वैल्यूएशन के हिसाब से। ओके। उसके बाद में जो आता है बीच का कि 101 से 250 तक, वो मिड कैप है, और उसके बाद में स्मॉल कैप आता है। ओके। बराबर है। हाँ। तो ये बाइफर्गेशन है। हम्म। तो समझो मैंने रेकमेंड किया कि भाई आज आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, आपने बोला मुझे एसआईपी करना है 15,000 रुपये का, और मैंने वो फंड रेकमेंड किया, आपने उसमें एसआईपी स्टार्ट किया। हाँ अभी यहाँ पे जो फंड मैनेजर है निकेत शाह, ये क्या करेंगे, तो ये मोतीलाल ओसवाल के साथ करीबन 14-15 साल से वो वहाँ पे फंड मैनेजर है, और उनका काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल ट्रैक रिकॉर्ड है वहाँ पे। तो उन्होंने ये फंड के अंदर समझो कि भाई अभी तक जो है लास्ट 10 साल का 30% से ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है ऑन एनुअली। एनुअली। CAGR। CAGR, भाई। कैगर बोलते हैं उसको, CAGR। 30%। हाँ, 30%। तो ये क्या करते हैं, तो ये मिड कैप के अंदर ये ऐसी कंपनियां सिलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी आज पोर्टफोलियो में दिखती है। हाँ आप मेरा लैपटॉप ऑन करो, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, या मैं इंटरनेट पे आपको दिखा सकता हूँ कि अभी इनका स्टॉक पिकिंग क्या है। तो उन्होंने खाली 26 कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो 26 कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और आज हम लोग कैटेगरी एवरेज को देखेंगे, कैटेगरी को देखेंगे कि दूसरी कंपनियां हैं, उनके मिनिमम 60 से 65 स्टॉक्स रहते हैं। तो ये हर फंड मैनेजर का कॉल रहता है। तो आपने पूछा वो क्या करते हैं, तो आपके 15,000 रुपया वो जो है ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ओके। तो जिसमें आपको कुछ भी देखना नहीं है, जैसे आज आप फ्लाइट में पीछे बैठ के सो जाते हो, या आप एंजॉय करते हो, मूवी देखते हो, खाना खाते हो, जो भी करते हो, आपको टेंशन नहीं है कि कितनी हाइट पे जा रहा है फ्लाइट, क्या कर रहा है, माइनस कितना बार डिग्री है, कभी लैंड करना है, वो आपको कोई टेंशन नहीं है। आप तो एंजॉय कर रहे हो। तो ऐसे ही वेल्थ क्रिएशन में आप एंजॉय करोगे। हाँ। और वो फंड मैनेजर जो है वो अपने हिसाब से कॉल लेगा। और सर आपने कहा कि मिड कैप, तो ये आपको चॉइस लेना है कि कौन से, या फिर वो एडवाइजर सजेस्ट करते हैं इस हिसाब से करते हैं? नहीं, दोनों कर सकते हैं। अभी डायरेक्ट एंड रेगुलर, तो आप देखोगे कि आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 2 टाइप की एनएवी दिखेगी, हाँ डायरेक्ट एंड रेगुलर। तो डायरेक्ट का मतलब ये है कि आपको सब कुछ पता है कि भाई मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है। आपने खाली वो किसी से टिप नहीं लिया ओके। कि मैंने आज आपको बोला और आपने ले लिया तो मैंने टिप दिया। और टिप किसको देते? वेटर को। हाँ। तो और वेटर टिप से कभी भी वेल्थ क्रिएशन कर सकता है? नहीं। आप सुना कभी टिप से वो आदमी करोड़पति बन गया? नहीं। नहीं बनता है। तो ये टिप से कभी भी, और लोग क्या करते हैं, टिप लेते हैं शेयर बाजार में। तो टिप से कुछ नहीं होता है, वेल्थ क्रिएशन कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो बोरोड नॉलेज है ना। तो वैसा नहीं करना चाहिए। तो आज क्या है, आपका पूरा स्टडी होना चाहिए। कोई भी चीज़, जो चीज़ आपको समझ में आता है, इसके लिए हमारे इंडिया के कल्चर में एफडी क्यों सबसे ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं, या गोल्ड क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि उसमें डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है। हाँ। तो यहाँ पे फंड मैनेजर क्या करता है, ये फंड मैनेजर, और आपको पता होता है कि भाई ऐसे को म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया जाए। अभी बीच में मैंने एक सेशन लिया था, म्यूचुअल फंड सही है पर कौन सा? क्योंकि एक ही कैटेगरी में आप देखोगे 10% रिटर्न दिया है कोई फंड हाउस ने 24% रिटर्न दिया है, वही लार्ज कैप में सेम कैटेगरी में। तो आपके पोर्टफोलियो में कौन सा होना चाहिए, 24% वाला कि 10% वाला? आइडियली तो 24% वाला। हाँ। लेकिन वो मुझे सिलेक्ट कैसे करना? तो और वहाँ पे नॉलेज चाहिए, वहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, वहाँ पे एक इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए। ओके। तो सर ये आपने कहा कि मिड कैप या स्मॉल कैप, उस हिसाब से वो टाइप्स है क्या? और किसी टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं।
हाँ तो आज होते हैं कि समझो कि भाई एक होता है जैसे 5 फिंगर्स बोलते हैं, हाँ तो ये 5 फिंगर क्या हो गया? लार्ज कैप हो गया, हाँ मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया। ओके और उसके बाद जो होते हैं ये इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसके बाद होते हैं थेमेटिक होते हैं। थेमेटिक का मतलब ये है कि अभी समझो कि डिफेंस है, तो कोई म्यूचुअल फंड आएगा और वो बोलेगा कि हम लोग जो है ये हमारा म्यूचुअल फंड खाली डिफेंस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, या कोई आएगा बैंकिंग में, कोई आएगा तो इस तरीके से फार्मा में। तो वैसे थीम को लेके एक बनता है जो सबसे हाईएस्ट रिस्क का होता है, क्योंकि उसमें लिमिटेड स्टॉक्स आएंगे ना, हाँ कि मुझे वही उतने ही स्टॉक्स मिलेंगे आज, तो वे टाइप के होते हैं। बाद में होता है समझो कि भाई आपके पास आज बैंक में पैसा पड़ा है, तो आज लोग बैंक में ही पैसा रखते हैं 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो ऐसे भी फंड आते हैं और बैंक में क्या रिटर्न मिलता है? 3%, 2%। और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 7% सालाना रिटर्न है, जिसको बोलते हैं लिक्विड फंड। ओके तो जहाँ पे 6 to 7% हमें रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और ये कभी भी वी कैन कभी भी एनी टाइम निकाल वी सकते हो कैन विदाउट विथड्रॉ। हाँ विदाउट एनी पेनल्टी। ना कोई पेनल्टी नहीं, ओके कोई एग्जिट लोड नहीं। ओके तो ये सारे अलग अलग, बहुत ही सारे अलग अलग आते हैं। 2 साल आपको इन्वेस्ट करना है। बॉन्ड फंड भी आते हैं, बॉन्ड। तो डिफरेंट टाइप के डेट फंड आते हैं जो बॉन्ड फंड होते हैं। हाँ। तो वो टाइप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मुझे आज एफडी से भी ज्यादा रिटर्न देगा। तो ये बहुत सारी चीज आती है। ओके दूसरा आता है हाइब्रिड फंड। अभी हाइब्रिड फंड क्या होता है? बैलेंस फंड होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50% इक्विटी में जाएगा, 50% डेट में जाएगा। ओके तो ये टाइप के भी फंड आते हैं। मतलब आधा रिस्क रिवॉर्ड। हाँ, आधा रिस्क है, आधा तो जिसका एज है समझो हाँ। 50+ है, जो अभी अप्रोच कर रहे हैं। तो अभी थंब रूल क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग में? तो 100 माइनस योर एज इज इक्वल टू रिस्क। एग्जाम्पल 100। माइन इज 74। हाँ, तो आपका 26% जो है, तो 70 आपका 74% रिस्क लो, 26% सेफ खेलो। इंटरेस्टिंग, दिस इज नाइस। ओके तो ये थंब रूल है। आप हाँ। किसी भी बुक में पढ़ोगे, कई जगह, बहुत जगह पे आएगा 100 माइनस योर एज हाँ इज इक्वल टू रिस्क। तो आज मैं 54 हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? 54% मुझे मेरा सेफ्टी खेलना चाहिए, और बाकी का मैं 46% रिस्क लूँ। और वो वापिस अलग अलग होता है हर क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। अभी कोई आज सैलरीड एम्प्लॉयड है, तो वो क्या करेगा? तो अभी उसके पास 6 साल ही एक्टिव ईयर्स बाकी है, तो उसका गेम अलग बनेगा वापिस। ओके सर, व्हाट इज फ्लेक्सी? मुझे उसमें थोड़ा सा सिर्फ 1-2 लाइन है। सो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये सब क्या करते हैं? तो ये फंड मैनेजर को अभी फ्री हैंड हो गया कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ। हाँ। मैं लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूँ, स्मॉल कैप में करूँ कि मिड कैप में करूँ। हाँ तो ये इसके पास जो है ये ऑप्शंस है। अभी मैं समझो मिड कैप, समझो कि कोई भी फंड हाउस ने थीम निकाला मिड कैप, तो जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में उनको क्या करना है? तो उनको आज जो है मेजोरिटी पैसा जो है मिड कैप कंपनी में ही डालना है, और 20% उनको जो है वो स्मॉल कैप या लार्ज कैप में डाल के ऐसा कर सकते हैं। तो वैसे उनका एक थीम रहता है। तो फ्लेक्सी कैप में क्या होता है? वो फ्लेक्सिबल होता है, इधर उधर मूव कर सकता है। ओके एंड व्हाट इज मल्टी कैप? मल्टी कैप डिफरेंट एसेट क्लास। ये सब जो मैंने अभी बताया, वैसे सब जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फॉरेक्स। हाँ, तो मैं अलग अलग जगह पे, मैं आज चाइना के मार्केट में भी उनके भी शेयर ले सकता हूँ, ओके या मैं आज यूएस के भी शेयर ले सकता हूँ। तो वो टाइप के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। ओके तो मैं इंडिया छोड़ के भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ कुछ पोर्शन। तो वो सारे गाइडलाइन के हिसाब से चलते हैं। जब भी आज फंड हाउस ऐसा थीम निकालता है, तो उसमें सब पहले क्लियर होता है, अप्रूव होता है, और उसके बाद में ही ये गाइडलाइन के हिसाब से ही चलता है। ओके मतलब जितना मैं समझ रहा हूँ कि
अगर मैं सिर्फ लाइक लेट्स से लार्ज कैप या मिड कैप में कर रहा हूँ तो आई एम लुकिंग फॉर सर्टेनिटी कि भाई कंपनी इतनी बड़ी हुई है इतने समय से है तो मतलब चलेगी, एटलीस्ट वो पैसा जीरो नहीं हो जाएगा, ऐसी माई थॉट प्रोसेस। टॉप की अभी आज आप देखो टॉप की 100 कंपनी है लार्ज कैप, हाँ या आप समझो लार्ज एंड मिड कैप कर रहे हो तो टॉप की 250 कंपनियां हैं। हाँ तो ये सारी कंपनियों अभी जीरो होगी तो मतलब तो देश जीरो हो गया ना। बट आई हैव लाइक काउंटर आर्ग्यूमेंट टू दिस कि एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी कि आई थिंक आई फॉरगेट द नेम ऑफ द बुक कि यूएस के अंदर 1980s में जो कंपनीज थी और अभी जितनी कंपनीज है टॉप 500 में फॉर्च्यून 500, हाँ तो सिर्फ 12% कंपनियां ही कंटिन्यू करी है, बाकी सारी कंपनी दे लाइक वॉश्ड अवे। और आई थिंक यूएस है लाइक 2 कंपनियां ही ऐसी है जो 100 साल से, मतलब कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि लार्ज कैप। इसीलिए मैंने बोला ना कि आपको पायलट बहुत जरूरी है। हाँ कि जो आज बैलेंस शीट को समझता है, जो डे एंड डे, तो फंड मैनेजर क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग तो रोज बैलेंस शीट नहीं देख रहे, रोज तो हमें इनसाइड न्यूज़ नहीं पता है, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता है। तो ये जो रिसर्च कंपनियां होती है सारी, हाँ। और इसको एवरी ईयर रिसर्च हो रहा है। सो समझो वीडियोकॉन है तो वीडियोकॉन टॉप में थी और आज नहीं है। तो ये सारी कंपनियां जो है तो इसमें सारा चीज पता चलता है जब भी आप उसका बैलेंस शीट को देखते हो। या और फॉल जो होता है वो ओवरनाइट फॉल नहीं हो जाता है। जब भी बहुत बड़ी कंपनियां होती है वो धीरे 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 करके उसमें पता चलता है कि भाई इसमें दिमाग लग गया है। हाँ तो वो फंड मैनेजर को पता चलता है पहले ही। तो आज एग्जिट भी करना है तो वो एग्जिट लॉस में भी कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। सो मतलब फंड मैनेजर है, उनके पास पूरा अथॉरिटी रहता है कि आपका पैसा कब डालना कब विड्रॉ करना। जो एक अगर आप खुद स्टॉक में उसको चर्निंग रेशियो बोलते हैं। ओके। और जो कंपनी का चर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा होता है म्यूचुअल फंड का, तो उसमें भी हमें देखना चाहिए। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा चर्न कर रहा है उसका मतलब उसको कन्विक्शन नहीं है। मैंने आज लिया मैंने बेच दिया, मैंने लिया मैंने बेच दिया, तो मुझे कन्विक्शन नहीं है वो स्टॉक पे। तो जो बाई एंड होल्ड करते हैं, जैसे मैंने बताया तो भाई मोतीलाल ओसवाल का तो वोल्टास करके कंपनी था, तो उसके अंदर स्टे इन्वेस्टेड वो रहे करीबन 11-12 साल। तो ये सारी कंपनी और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो वो जो निकेतसा ऐसे होल्ड करते हैं या फंड मैनेजर ऐसे होल्ड करता है। तो ये जब भी आप होल्ड करते हो तो और वो सब आपको फैक्ट शीट में उसके रिसर्च डॉक्यूमेंट में सब कुछ मिलता है कि भाई कितना टाइम चर्निंग हुआ, कैसे चर्निंग हुआ, और ये सारा चीज होता है। ओके। एंड ये जो चूज करने के लिए बेस्ट एडवाइजर्स गो थ्रू अ एडवाइजर जिसको पता हो, मतलब कि नॉट फंड मैनेजर बट जो आपको एडवाइस करे कि कौन से एसआईपी में करना है। मतलब आप जो डे एंड नाइट नहीं हो इसमें, आप अपना काम कर रहे हो। देखो आप पॉडकास्ट में हो, आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, ये आपका फील्ड है। अभी आपका भी फ्यूचर गोल इसमें ही होगा कि मुझे ये करना है। और आप कभी देखोगे ये सारे इन्वेस्टमेंट जो मैटर होती है वो जब भी आपको टाइम मिला तब, राइट। और ये टाइम जब भी मिलता ही नहीं है, जनरली मेजॉरिटी लोगों के हाथ में क्या होता है, टाइम ही नहीं है। तो वो एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर देना चाहिए। और वो जो रेगुलर प्लान होता है, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर होता है। तो रेगुलर में आप एक्सपेंस देखोगे तो 1% ज़्यादा होता है। अभी आज 1% का मतलब क्या हो गया कि भाई आप 1% आपने मुझे फी दिया जो मैंने आपसे चार्ज नहीं किया था। एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, बराबर है। और मैंने आपको बेस्ट फंड को रेकमेंड किया, मैंने हैंड होल्डिंग किया, मैंने आपको स्टेप अप क्या होता है वो समझाया, आपसे स्टेप अप एसआईपी करवाया। तो ये सारा चीज, अभी स्टेप अप का मतलब क्या है कि भाई मैं आपको नीड के हिसाब से पूरा चीज को समझा रहा हूँ। जैसे आप पिरामिड आज आपको समझ में आया लेकिन आप डायरेक्ट गूगल पे जाओगे तो गूगल आपको क्या देता है, जो आपने उसमें कीवर्ड्स डाले वही आपको निकाल के देगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपने ये पहली बार सुना होगा, देखा होगा। तो क्योंकि मैंने 28 साल से मैंने इतने सारे बुक्स लिखे हुए हैं, इतना सारा रिसर्च किया हुआ है, इतने सारे कोर्सेज में मैं गया हूँ और मैंने सीखा है, और वही मैं बांट रहा हूँ आज, वही मैं लोगों को समझा रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो उसमें आज फी देना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल आज आप जिम में जाओगे और खुद ट्रेनिंग करोगे या आप पर्सनल ट्रेनर रखोगे, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो वैसे ही है।
अभी समझो कि कोई फादर है, अभी वो खुद MBA है और उसने काफ़ी अच्छा पढ़ाई किया है, वो अपने बच्ची को पढ़ा सकता है कि नहीं? तो वो स्कूल में क्यों भेजता है? आज उसको ट्यूशन क्लास में क्यों भेजता है? सबसे अच्छे क्लास में क्यों भेजता है? क्योंकि वो माहौल होता है वहाँ पे, वो एक्सपर्टीज होता है, वो टेबल पे आज का चीज आता है, आज जो मार्केट में चल रहा है, और उसके लिए हम लोग जाते हैं। खाली फाइनेंस में ऐसा होता है कि सब खुद करना होता है। ओके सर अभी म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, अभी मैंने एक अच्छा एडवाइज़र रखा, बट आई स्टिल वांट टू नो बेसिक्स ऑफ इट कि क्या क्या चीज़ें मुझे चेक करनी चाहिए। अगर मुझे कोई सजेस्ट भी कर रहा है कि यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, खुद चेक करना है, तो ऐसी कोई अगर 4-5 चीज़ें जो आई हैव टू टेक केयर कि ये मैं सिर्फ एक डबल चेक कर लूँ और उसके बाद आई विल इन्वेस्ट। मुझे भरोसा है इसीलिए मैंने एडवाइज़र रखा है, बट मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि हु वांट्स टू सी कि भाई एटलीस्ट मुझे भी कुछ थोड़ी तो समझ हो। तो जैसे इंश्योरेंस में मैंने बताया, लाइफ इंश्योरेंस में हाँ, आपको ये देखना है कि कोई क्लोज है कि नहीं, ओके, ऐसा कोई क्लोजेस है कि नहीं, हाँ, कि जहाँ पे मेरा क्लेम को रिजेक्ट होने वाला है। हाँ, बराबर है। तो जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए थे, अभी कुछ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं कि 1 साल के बाद आपका सुसाइड भी कवर है। हाँ, तो सुसाइड तो मैंने खुद ने किया हुआ है, लेकिन कंपनियां सुसाइड भी कवर करती है। तो ऐसे क्लोज है कि वहाँ पे अभी कोई क्लोज नहीं है कि आपने 1 साल कवर कर लिया तो आपका बाद में 3 साल भी होता है कि 3 साल के बाद आपका जो है कोई क्लेम इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, हाँ, आपको हर क्लेम मिलने ही वाला है। तो ऐसी पॉलिसी आती है, तो ऐसी पॉलिसियाँ मुझे लेनी चाहिए। हाँ, बराबर। मेडिक्लेम में मैंने बताया कि आपका जो है उसमें उसके अंदर भी मैंने की पॉइंट दे दिए थे, हाँ, कि आपका क्यूमुलेटिव बोनस होना चाहिए, रूम रेंट का लिमिट नहीं होना चाहिए, आयुष जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। बराबर है। तो ये की पैरामीटर्स मैंने तभी वहाँ पे लाइफ लॉन्ग रिन्यू होना चाहिए। तो वो कंपनियां भी आपको देखनी है कि कंपनी का कितना क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, वो भी आप हमें देखना चाहिए कि भाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है कि नहीं। सर उसी पे एक क्वेश्चन कि हाउ टू एग्जैक्टली नो कौन से नंबर को ट्रस्ट करना, क्योंकि आई टेल यू जब मैं रिसर्च कर रहा था तो 6 अलग अलग वेबसाइट पे क्लेम सेटलमेंट रेशो एक ही कंपनी के 6 डिफरेंट नंबर्स थे मतलब कि कौन सा सच था, अभी हाउ डू आई जज। IRDA साइट पे मिलता है सर, IRDA, ओके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके, तो ये सारे डेटा पब्लिश होते ही है। ओके। एंड म्यूचुअल फंड्स में जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कौन कौन सी चीज़ें मुझे, हाँ, तो पहले तो आप जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड करते हैं, तो जैसे मैंने फंड आपको बताया, और फिर से वो फंड कोई मैं एडवोकेट नहीं कर रहा था, खाली एक रेफरेंस पॉइंट के लिए हम लोग ने डिस्कस किया। तो वहाँ पे मुझे यही देखना है कि मिनिमम मेरा 7 साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ओके, क्योंकि 7 साल में कभी भी मार्केट जो है हाँ, हमें इन्वेस्टमेंट में ज़ीरो नहीं हुआ है, या मुझे ज़ीरो रिस्क है। तो वो पहले मुझे देखना चाहिए। मेंटल मेरा स्टेट एकदम ठीक होना चाहिए कि जो 3 फेजेस मैंने बताया थे, डिसअपॉइंटमेंट फेज, इरिटेशन फेज एंड पैनिक फेज, ओके, ये, और चौथा फेज होता है हैप्पी फेज। तो ये 3 फेज मैंने पार कर लिया तो आदमी बाद में हैप्पी रहेगा। ओके, तो वो मुझे देखना है। मेरा शॉर्ट टर्म है, हाँ, तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं आना है। तो ये पर्पस मस्ट डिसाइड द चॉइस। यस। तो ये पर्पस के हिसाब से मुझे ये चूज करना है। और अगर स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें जहाँ पे हम लेट्स से कि मैंने एक एडवाइज़र रखा, उसने मुझे बोला कि यू डू इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो उस कंपनी के बारे में कोई एक दो चीज़ जो मैं चेक कर सकूँ तो वो ऑफ कोर्स क्या यस। आप बहुत सारे अच्छी मनी कंट्रोल करके साइड है, हाँ, वैल्यू रिसर्च करके साइड है, हाँ, तो उसमें रेटिंग्स आते हैं। तो ये सारे अलग अलग जगह पे रेटिंग्स मिलते हैं। 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार मतलब ये फंड जो है वो सबसे अच्छा फंड है। तो आपको वो रेटिंग आपको देखनी है। समझो आप ऐसे चेक कर रहे हैं तो उसको रेटिंग क्या मिली है, कि भाई मनी कंट्रोल ने क्या दिया, वैल्यू रिसर्च ने क्या दिया, ईटी मनी करके आता है हाँ, ऐप, हाँ, उसने क्या दिया। तो आप ये देखते ईटी मनी में 2 चीज और देते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न देते हैं, कि कंसिस्टेंट उसके ऊपर स्टार देते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न क्या है। बाद में वॉलेटिलिटी रेशियो देखते हैं, हाँ, और उसके अंदर स्टार देते हैं कि फंड कितना वॉलेटाइल है। तो वो भी हम लोग मैच कर सकते हैं।
बाद में आपको मैच करना है तो आप ये देख सकते हैं बेंचमार्क रिटर्न। अभी अलग अलग फंड के अलग अलग बेंचमार्क रिटर्न्स होते हैं, तो बेंचमार्क ने क्या रिटर्न दिया और मैं जो फंड आप समझो रेकमेंड किया है उसने क्या रिटर्न दिया। अभी ये फंड हाउस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे बेंचमार्क को बीट करना है। ओके, सो इंडस्ट्री एवरेज बेंचमार्क इज इंडस्ट्री एवरेज। ओके, तो निफ्टी 50 बेंचमार्क है, तो ये फंड हाउस का रहेगा कि मुझे निफ्टी 50 को बीट करना है। ओके, सो एक तो रेटिंग कितना वॉलेटाइल है और बेंचमार्क, ये तीन चीजें चेक करनी चाहिए। और अगर नहीं, बाद में फंड हाउस भी देखो, फंड हाउस कौन सा है। ओके, उनका रेपुटेशन। हाँ, रेपुटेशन। ओके, अभी आज मैंने बताया आपको कि भाई 65 लाख करोड़ आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, हाँ, उसमें से 10 लाख करोड़ खाली आज एसबीआई के पास है। ओके, तो आज हमें समझ में आता है कि भाई ये फंड हाउस के पास इतना लोगों ने ट्रस्ट किया है, इतना बड़ा, उसके बाद एचडीएफसी है, तो ये फंड हाउस को इतना सारा लोगों ने ट्रस्ट किया है और इतना पैसा वहाँ पे डिप्लॉय हुआ है। तो फंड हाउस भी देखता है, बाद में फंड मैनेजर भी देखता है कि फंड मैनेजर कौन है। तो ऐसा बेसिक चीजें आपने देख लिया तो काम हो गया। ओके। तो सर, इज देयर एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कोई चीज़ जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान में रखनी चाहिए? विड्रॉ मत करो, विड्रॉ नहीं करना। जो 2 साल में आपने कहा था कि 2 साल 3 महीने आपने पिगी बैंक बना लिया और आपने बोला ये मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट है, हाँ, तो आपने एक बोला 15 साल में इन्वेस्ट करूंगा, 15% मुझे रिटर्न आएगा, हाँ, तो मुझे 15 साल के बाद 1 करोड़ होगा। हाँ, अभी मैं आपको बोलूं, आपने और 15 साल कैरी किया, हाँ, तो 1 करोड़ का कितना बनेगा? 5 करोड़ मे बी। 10 करोड़। तो आपने उतना सुना, आगे का मैं आपको देता हूं। आपको 100 करोड़ क्लब में आना है, हाँ, तो 15 + 15 + 15 = 100 करोड़। 15 अगेन। अगेन हाँ, 15 + 15 + 15 = 100 करोड़ का मतलब ये है 15 साल हाँ, मैंने 15,000 इन्वेस्ट किया हाँ, तो 1 करोड़ बनेगा। तो 15 साल से 30 साल मतलब और 15 साल हाँ, मैंने उसको रिटेन किया तो 10 हुआ। तो 10 करोड़ हुआ। और लास्ट के 15 साल 10 करोड़ का 100 करोड़ होता है। ओके, और दैट्स द मैजिक जो आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो 10 करोड़ का 100 करोड़ क्यों बना? क्योंकि वो मैं पिच पे खड़ा रहा और मैंने वो 30 ओवर के बाद भी मैंने 45 ओवर तक खेला। अभी आज कोई उतना टिकता ही नहीं है। सो आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आज से इन्वेस्ट शुरू करूँ 15,000 हर महीने, मतलब साल का 3 लाख रुपया 71 तक, तो आई विल गेट 100 करोड़। 100 करोड़। और मैंने इन्वेस्ट जो करा है वो तो 3 लाख, मतलब के दैट इज़ अराउंड 1.25 करोड़ रुपये। और आपने डिफरेंट बास्केट्स बना दिए थे, तो वो तो उसके जरूरी नहीं है 15,000 उसमें 3,000 रुपये आज से डालना चालू करो। हाँ, 3,000 बाइक के लिए किया, तो वैसे अलग अलग फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट अलग बनाया, ये अलग बनाया, ये अलग बनाया, वैसे एलोकेशन कर सकते हैं। ओके, और लेकिन आज से ये पैसा शायद आपको ये भी लगेगा 71 में मुझे क्या काम में आएगा। तो शायद ये भी हो सकता है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको मैं ये लेगेसी देके जा रहा हूँ, ये मैं सोच देके जा रहा हूँ। बट सर लॉन्ग टर्म में 15% मिलना, डू यू थिंक इट्स रियलिस्टिक इन लॉन्गर फ्रेम? 45 ईयर्स ऑफ टाइम मिलते See, आज हम लोग देखते हैं बीएसई स्टार्ट हुआ 1979 से, हाँ, और 100 से चालू हुआ। हाँ, आज बीएसई हम लोग देख रहे हैं कि 80,000 के आजू बाजू में अभी चल रहा है। हाँ, तो आज आप रोलिंग रिटर्न लोगे तो कितना परसेंटेज आ रहा है? तो वो 16% आ रहा है। हाँ, एवरेज। तो 1979 से अभी तक तो 16% दिया ही है। हम्म, सो 12% भी हुआ तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, हाँ, लेकिन ये तो एक 100 करोड़ के क्लब की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ, एक सोच की बात कर रहे हैं। ओके, और ये सोच के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि भाई मुझे 100, तो एक मुझे लग रहा है हाँ मैं भी 100 करोड़ के क्लब में जा सकता हूँ।
ओके सर, आई वांट टू नो लाइक फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने इतने सारे लोगों को कोच करा है, अगर इफ़ यू कैन शेयर 1 और 2 एग्जांपल जब उन्होंने एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करा हो, या फिर उन्होंने कुछ इंश्योरेंस लेके रखा था जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अवॉइड हो गई, तो इफ़ यू कैन शेयर रियल स्टोरीज फ्रॉम सो अभी समझो कि भाई एक क्लाइंट मेरा था कि उनका काफ़ी अच्छे क्लाइंट है, तो आज भी उसके काफ़ी अच्छा उसका भाई मैनेज कर रहा है, लेकिन उसके करीबन 40 टू 43 के एज में हम लोग ने उसका 9 करोड़ का इंश्योरेंस था मेरे पास, 9 CR का। ओके और 9 CR में वो 40 टू 43 के एज में वो जब भी इवनिंग में, और उसके पास पर्सनल ट्रेनर था और वो कुछ मैराथन प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो जब भी वो सब एक्सरसाइज करके आए और वो ट्रेनर भी उसके साथ में था और कहीं पे बैठ गए वो, और उसको कुछ लगा कि भाई मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो और वो काफ़ी बढ़ गया, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए, और इन अ डे टाइम उनको मैसिव अटैक आया और वो गुजर गए 42 के एज में। हाँ अभी उसका 9 करोड़ रुपया जब भी फैमिली में आता है आज, और जैसे ही मैंने आपको बताया, जैसे कैलकुलेशंस हम लोग ने किया था, तो नेचुरली बहुत सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हाँ जो थी, वो टेक केयर, बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन, शादियाँ, तो उसको भी गए टाइम हुआ, तो ये सारा अभी उसको फंडिंग हो रहा है उसमें से, क्योंकि 9 करोड़ से भी इनकम जनरेट होता है ना, हाँ कि उतना तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। हाँ तो आज घर में 1 लाख रुपया चाहिए, वो तो उसमें से जनरेट करके बाकी के पैसे तो री इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, हाँ। तो वो हिसाब से तो एक चीज़ ये हुआ। जस्ट काउंटर क्वेश्चन सर, 9 करोड़ का अगर इंश्योरेंस लिया रफली, तो कितना प्रीमियम होता है एक एवरेज इंसान को, लाइक वो रफ? जैसे आपने टर्म प्लान लेते हैं, समझो कि आपने कन्वेंशनल प्लान लिया है, हाँ तो उसका इंटू 4 होता है। मीन्स समझो कि 10 करोड़ का प्लान है तो 40 लाख का प्रीमियम आएगा। ओके, सो 4% जितना। हाँ, ओके, तो और मतलब आप टर्म प्लान लेते हो तो एज के हिसाब से, आपने जो बोला वैसे, आपने क्या बोला था, 1 करोड़ का 8,000 आता है। हाँ मेरा तो हाँ, तो 9 करोड़ का वो हिसाब से आएगा। ओके सर, सो यप, तो आई वांट टू नो कि कोई म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई किस्सा हुआ हो कि आपकी एडवाइस की वजह से किसी ने ग्रो कर? मैं मेरी घर की स्टोरी आपको बताता हूँ कि घर का ही मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने जानवी का बात किया, तो अभी जानवी को इन्वेस्ट करते हुए करीबन उसका पर मंथ का 1 लाख रुपया ऑन एन एवरेज इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ वो खुद कमा रही है, और अभी उसका रेशियो क्या है, तो उसका 80% इन्वेस्टमेंट है हाँ एंड 20% उसका एक्सपेंसेस है। तो आज जो है, तो मेजोरिटी रुपया उनका आज इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, और लास्ट आज 21 के एज से लेके अभी तक उसका 26 5 साल हो गए। तो उसका करीबन, आज मैं उसका पोर्टफोलियो देखता हूँ तो 60 लाख रुपीस, 60 लाख के ऊपर उसका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। दिस इज 826। हाँ, ओके और उसका फंड जो साइज है आज करीबन आजू बाजू 1 करोड़ के आजू बाजू में है, और उसके पोर्टफोलियो ने करीबन आज देखे 24% 25% जनरेट किया हुआ है आज। अभी इसको हम लोग देखते हैं कि भाई उसके 50s में उसके पास कितना पोर्टफोलियो रहेगा, कि आज इसको ही हम लोग कंपाउंड करते हैं कि भाई उसका 1 करोड़ रुपया आजू बाजू में है, और आप सिंपल उसको देखेंगे कि भाई CAGR में डालेंगे, तो उसका कंपाउंडिंग में समझो कि भाई हम लोग ने 15% भी लिया या 12% भी लिया, तो कितना पे जाएगा आज। तो हम लोग ने कैलकुलेट किया था कि वो करीबन जा रहा है 36 CR के आजू बाजू में। हाँ और उसका समझो 1 लाख का SIP जो टॉपअप भी नहीं करती है और वो भी कंटिन्यू करती है, तो वो भी कितना जाएगा, तो 30+ करोड़ के आजू बाजू में जाएगा। तो ये सिंपल हम लोग देखते हैं कि भाई 70 करोड़ के आजू बाजू में उसका आज फंड बनता है, और वो 55 तक जाती है, तो ये 100 करोड़ को क्रॉस करेगी, 130 करोड़ के आजू बाजू में उसका पोर्टफोलियो बनेगा। तो आज हम लोग देखते हैं, और उसके अलग अलग अकाउंट ऐसे ही बनाए हुए हैं। आज उसका ट्रैवल का भी अकाउंट चालू है। तो आज एक लेडी जो है, जो आज हम लोग अभी शादी हुआ उसका, तो आज एक जो गर्ल है वो आज से देख रही है कि मेरा 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो ऑलरेडी 1 करोड़, तो आज आप 1 करोड़ भी अच्छा अमाउंट है 26 के एज में। हाँ तो आज पोर्टफोलियो आज 15% भी अर्न किया, और उसने भी कुछ नहीं किया, तो 15 लाख तो पोर्टफोलियो अर्न करेगा। हाँ तो 1.25 लाख रुपया महीने का किसने कमा के दिया?
पोर्टफोलियो ने कमा के दिया। आज 15 लाख उसके अंदर इंक्रीज हो गया आज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप समझो सो रहे हैं तभी आपका पैसा काम करना चाहिए, और आपका पैसा काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, पैसे को मत सुलाओ, पैसे को काम पे लगाओ, खुद अच्छी नींद लो। हाँ, तो ही आपको खुद को अच्छी नींद आएगी। तो ये एक है, और ऐसे ही हम हर क्लाइंट के लिए हम लोग ऐसे पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है ये हो सकता है। दूसरा होता है कि आज बहुत सारे हमारे पास रिटायर्ड लोग हैं, तो उसका हम लोग SWP करते हैं। अभी SWP क्या है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो आज किसी का भी फंड आता है, एग्जांपल देता हूँ कि आज करीबन 2014 में किसी ने 10 करोड़ रुपया एक फंड में डाला है, HDFC, मैं नाम भी देता हूँ, बैलेंस फंड। तो 10 करोड़ रुपया डाला है, उसका आज हर महीना 6% से विड्रॉल हम लोग देते हैं। वो हमारा चॉइस होता है कितना परसेंटेज लेना। तो 5 लाख रुपया उसका रिक्वायरमेंट था, तो 10 करोड़ का 6% 60 लाख रुपया होता है, महीने का 5 लाख रुपया होता है। लेकिन आज उसका वैल्यूएशन आप देखेंगे, इतना विड्रॉ करने के बाद उसका वैल्यूएशन 10 करोड़ का 33 करोड़ है। तो ये विड्रॉल होता है SWP। तो ये मार्केट जो है हम लोग ने देखा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें आना है इसके अंदर। इसके लिए बहुत कम परसेंटेज होता है, 5% के आजू बाजू में है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टेम्परामेंट जो होता है। क्योंकि कहा जाता है पीपल डोंट लूज मनी बिकॉज ऑफ मार्केट बिहेवियर, पीपल लूज मनी बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर इन द मार्केट। इंटरेस्टिंग। तो सर अभी आई वांट टू नो फ्रॉम फ्यू थिंग्स विच आर नॉट नॉन कन्वेंशनल है, शायद पर्सनल फाइनेंस में ये बात नहीं होती, बट फ्रॉम अ बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू आपने काफ़ी लोगों को देखा है अपनी लाइफ में, काफ़ी लोगों को ऐसे भी देखा होगा जो सक्सेसफुल हुए, काफ़ी ऐसे भी जो जिसमें पोटेंशियल था बट नहीं हुए। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डिफरेंशिएट, क्या बिहेवियर क्वालिटीज़ होती है, क्या थॉट प्रोसेसेस होते हैं जो एक सक्सेसफुल बनाते हैं इंसान को फाइनेंशियली और एक अनसक्सेसफुल बनाते हैं इंसान को फाइनेंशियली? CDR होता है। CDR का मतलब है कंपलसरी, डिसिप्लिन, रेगुलर। तो कोई भी चीज में कंपलसरी, डिसिप्लिन, रेगुलर करूंगा तो आज आप देखते हो अमिताभ बच्चन इतने साल से इंडस्ट्री में लेजेंड है। हाँ। तो आप देखोगे कि भाई आदमी रेगुलर है, आप डिसिप्लिन है आज। तो इतना शो उन्होंने KBC का कर दिया, राइट। कौन बनेगा करोड़पति, कोई बने ना बने, खुद तो आज है ही करोड़पति। तो ये CDR है। आज जिसको भी आप एडमायर करते हो उन्होंने ये क्वालिटी को अपने अंदर लाया है, कंपलसरी, डिसिप्लिन, रेगुलर। वेल्थ क्रिएशन में भी वही आता है। जो आदमी ने वेल्थ क्रिएशन किया है आज या वेल्थ एक्यूमुलेशन किया है, उसने कंपलसरी, डिसिप्लिन एंड रेगुलर में किया है। और आज आप देखोगे कि आप बिल गेट्स को बोलोगे, बिल गेट्स आज क्यों धनवान है? क्योंकि उसने एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट। आज अंबानी क्यों धनवान है? क्योंकि उसने अपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है। तो आज और मेजॉरिटी लोग पैसे वाले बने बिकॉज थ्रू इक्विटी। तो वो जब भी आप करते हो तभी आप जो है ओके। अभी और एक एग्जांपल इसमें आगे लेते हैं। आपने सुना कभी कि भाई मार्केट गिरा तो अंबानी ने सारे अपने शेयर्स बेच दिए? नहीं। नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस के अपना पूरा स्टेक बेच दिया? नहीं। वो हम लोग करते हैं। ट्रस्ट। यप। तो सर ये आपने कहा कि दे हैव टू बी डिसिप्लिन, रेगुलर, कंपलसरी, बट काफ़ी लोगों में डिसिप्लिन नहीं होता, राइट। तो हाउ यू अ पर्सन जिनमें वो डिसिप्लिन शायद नहीं है, वो अवेयर है, उनको चेंज करना है, तो व्हाट दे कैन डू? बिकॉज आपकी जो काफ़ी बुक्स मैंने देखी डॉक्टर जितेंद्र अडिया के सर के साथ है, या पे स्नेह सर के साथ भी आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो माइंड ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। सो हैव यू यूज्ड एनी काइंड ऑफ दोज थिंग्स इन योर लाइफ जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव हुआ? आज तक मुझे फाइनेंशियली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की, तो अभी उससे आज मेरा फाइनेंशियल आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ है। आज मेरा पैसिव इनकम जबरदस्त है, सब कुछ जबरदस्त है, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ मेरा 100 करोड़ का आज मेरे पास नेटवर्थ है। लेकिन जो गलतियाँ मैंने की है वो जानवी ना करे, बराबर है। तो वो जो जानवी ना करे तो वो लर्निंग लेसन्स जो होते हैं आज, तो जनरली क्या होते हैं कि भाई हमें डिफरेंट मैंने जैसे बनाया पिगी बैंक बनाना है, तो वो पिगी बैंक बनाया तो मैंने डाल के निकाला नहीं,
तो वो मैंने कर दिया आज, तो उससे क्या होगा कि भाई बहुत इमेंस बड़ा वेल्थ बनेगा। तो मैंने वही देखा हुआ है कि जिन्होंने एक कंसिस्टेंसी रखी हुई है, या आपने जो नाम लिए अभी, भाई अडिया सर है या आप स्नेह सर है, तो उसमें से ट्रिक क्या है? तो ट्रिक यही है, बोरिंग है लेकिन करते रहो। जैसे एक्सरसाइज बोरिंग है करते रहो। लेकिन करते रहो। हम्म, आज डाइट करना बोरिंग है, हम्म, लेकिन हमें क्या चाहिए? रोज फैंसी चाहिए। यस। डोसा मंगाए के तो डोसा प्लेटर चाहिए तो क्योंकि उसमें भी हमें फैंसी चाहिए। Yeah. तो ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वैरायटी चाहिए। Yes. तो हम लोग टिकते नहीं है। तो वो टिकते नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? ये स्टॉक में डाला, वो निकाला, अभी दूसरा टिप आया तो उधर हम लोग ने डाला। तो वो सारा चीज हम लोग खेलते रहते हैं और उससे वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। या प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन वेल्थ क्रिएशन की जो बात होती है, 25 करोड़ है, 50 करोड़ है, 5 करोड़ का वेल्थ है, तो ये सारा नहीं होता है।